नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी हाल में खुला है और आपका बहुत ज्यादा समर्थन, बहुत ज्यादा प्यार और लगातार मिल रहा है, जिससे कि मेरा मनोबल भी काफी बढ़ रहा है। और जैसा मैंने आपको वादा किया था और फर्स्ट डे अपने प्रोमो में ही इस बात को रेखांकित किया था कि आप तक उन बातों को पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ऐसे लोगों के जरिए जो कि जनता से जुड़े हुए सवाल, राजनीति से जुड़े हुए सवाल, सरकार से जो लगातार सवाल पूछे जाने चाहिए, उन सवालों के साथ अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए मैं आपसे मुखातिब होती रहूंगी। आज आपने देखा कि 2-3 मुद्दे हैं आज जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत खास एक मेहमान है, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ओमर अब्दुल्ला की सरकार को क्या मोदी जी और शाह साहब गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है। हाल के दिनों में जिस तरीके की वहां पर गतिविधियां हुई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ओमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने की कवायद आज से ही शुरू हो जाएगी और चलने नहीं दी जाएगी ओमर अब्दुल्ला की सरकार। तो उस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा जो एक मुद्दा है, और वो भी काफी गहरा मुद्दा है, जिस पर कई बार हम बात भी कर चुके हैं, कि हरियाणा के चुनाव में जो धांधलेबाजी की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव होता है, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं और ईवीएम हमारे देश में तो हैक हो ही नहीं सकता, और ये जितने आरोप लग रहे हैं ये सब केवल कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। तो चुनाव आयोग के बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरी जो चीज है, इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं उसकी तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके बीच में खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद ही अब दोनों देशों के बीच में वो संबंध बन पाए जो कि पहले थे। और उसका कारण ये है कि कनाडा की पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि जो नई दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रही है कनाडा में। और उसके बाद एक वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक लेख छपा है जिसमें कि अमित शाह का नाम खुले तौर पर उन्होंने लिया है और साथ में एक अननेम्ड रॉ ऑफिशियल का भी जिक्र किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। हमारे इंडिया और कनाडा के बीच में जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। तो ये जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्रधानमंत्री है, वो केवल और केवल बेतुके और बिना आधार वाले दावे कर रहे हैं, या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। आज इन तीनों मसलों पर बहुत ही फोकस्ड बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ जस्टिस मार्कंडे काटजू जुड़ रहे हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। जस्टिस काटजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में आज ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन वहां पर जिस तरीके की पावर्स एलजी को दी गई हैं, आपको लगता है कि क्या मोदी और शाह साहब ओमर अब्दुल्ला की सरकार को आराम से चलने देंगे, या फिर उनको गिराने की, या उनको तोड़ फोड़ की कवायद, या फिर उनको अपने साथ मिलाने की कवायद शुरू हो जाएगी? क्या लगता है आपको? जी। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी से उनको गिराने की कवायद शुरू हो जाएगी। अभी अभी वो ओथ लिए हैं, तो वो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट है कि हमको पावर में रहना है सेंटर में, तो वो तो कोई खतरे में पड़ेगा नहीं। कश्मीर इज अ स्मॉल स्टेट, उसमें कि थोड़े से एमपीज हैं, तो उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि बीजेपी तो चाहेगी दिखाना कि देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हमने डेमोक्रेसी करके भी अलाउड इवन आवर अपोनेंट टू विन। तो देखिए, दिस शोज दैट वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर नॉट डिक्टेटोरियल। तो लिहाजा वो अभी मुझे नहीं लगता कि दिखाने से तो कोई होता नहीं है। सत्ता तो असली सत्ता तो एलजी के हाथ में होगी, और दिल्ली में जो हमने हश्र देखा है एलजी क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने क्या किया था, तो कुछ उसी तरीके का मॉडल वहां भी आपको नजर आएगा। देखिए, दिल्ली और कश्मीर में फर्क है ना। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, प्लीज रिमेंबर दिस। दिल्ली इज, हालांकि वो भी छोटा स्टेट है, मगर इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहां की पोजीशन बिल्कुल फर्क हो जाती है। कश्मीर इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली, एंड कश्मीर विल पोज नो डेंजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। Why should the BJP want to topple the state government? बल्कि बीजेपी तो चाहेगी कि चलिए लेट द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू,
हमको कहने को हो जाएगा कि देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, वी डिड नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ अ ऑपोजिशन गवर्नमेंट। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इमीडिएटली कोई वो एफर्ट टू टॉपल द लेकिन जो उमर एलजी का रोल है सर, जो एलजी मनोज सिन्हा है, उनका आप रोल किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एलजी का रोल जो दिल्ली में था वो कन्फ्रंटेशनिस्ट रोल था। मनोज सिन्हा का रोल आपको क्या लगता है? सब ये कह रहे हैं, सब जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि अभी बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड शुरू हो जाएगा, उमर अब्दुल्ला की सरकार को नहीं चलने देंगे, क्योंकि असली सत्ता एलजी के हाथ में है, ना कि उमर अब्दुल्ला की। देखिए जो लोग कह रहे हैं तो अब अप्रूव हो गया, ये सारे जो ओपिनियन पोल वगैरह सब गलत है, तो इन पे ना जाइए आप, ये लोग बिल्कुल गलत प्रिडिक्शन करते हैं। अभी आप अपनी थिंकिंग करिए कि अभी कोई वजह नहीं कि वो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपल करेगी स्टेट गवर्नमेंट इन जे। तो अभी ये पहले से कहना सब कि सब फ्रॉम डे वन एफर्ट विल बी मेड टू टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट, आई डोंट एग्री विद दैट। वो अभी अभी पावर में आई है, अभी दे विल बी अलाउड टू रूल। लेकिन आपको नहीं लगता कि एलजी भी इस तरीके का कुछ कन्फ्रंटेशन पैदा कर सकते हैं? यस, अगर सब देखिए, कश्मीर इज अ स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान, अगर कोई चीज हुई विच थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, certainly the LG, because see LG actually they are the governors and lieutenant governors are nothing but puppets of the central government. अब वो जमाना बीत गया कि जब they were independent people, they are just they will do whatever they are ordered to do by the central government. अगर कोई threat to security of the country आएगी, certainly LG में interfere, but टाइम विल टेल। अभी से क्यों प्रिज्यूम हम कर लेंगे कि वो इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर बीजेपी अपना तोड़ फोड़ का गेम अगर कुछ शुरू भी करती है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा सर? देखिए मैंने आपको कहा कि बीजेपी दिखाना चाहेगी कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, और एक ऑपोजिशन पार्टी को हमने पावर में आने दिया स्टेट में, तो अभी अभी नहीं कुछ करेगी बीजेपी टू इंटरफेयर। अगर आगे चल के क्या होगा वी कांट से, बट अभी इमीडिएटली आई डोंट सी एनी डेंजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इन जे। ओके, ठीक है। अब मैं आती हूँ चुनाव आयुक्त पर और चुनाव आयोग के भूमिका पर। कल चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी डेट्स को घोषित किया, उसके दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड चुनाव होते हैं, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ईवीएम तो हैक हो ही नहीं सकती हैं। और उसके बाद से सब लोग ये कह रहे हैं कि केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयोग झूठ ही बोलते हैं और झूठा दावा करते हैं, और वो सवाल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जहां पर उनसे ये कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र में लोगों को डाउट है कि मशीन नहीं बदली गई या मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई। क्या कहेंगे चुनाव आयुक्त के इन दावों पर? भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। उन्होंने ये 3-4 बातें कल कही थी, तो उसी पे मैंने सोचा कि आपकी इसमें प्रतिक्रिया लिया जाए। जी। देखिए मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन ने कोई टेम्परिंग करी है इलेक्शन में कि नहीं, बट अंग्रेजी में कहावत है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इलेक्शन इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ वॉर। सभी करते हैं, जब कांग्रेस पावर में थी सेंटर में वो धांधलेबाजी करती थी, अब ये बीजेपी पावर में, अब ये धांधलेबाजी कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब महाभारत की लड़ाई होने के पहले पांडव और कौरव के जो सीनियर्स थे वो सब बैठे, भीष्म पितामह वगैरह सब बैठे और तय किया द रूल्स ऑफ वॉर, जो लड़ाई होने जा रही है उसमें क्या नियम होंगे। उसमें था कि बिलो द वेस्ट नहीं कोई मारेगा, या आफ्टर डार्क कोई लड़ाई नहीं होगी, और फुट सोल्जर विल ओनली फाइट विद फुट सोल्जर, a person on a horse will not attack a person on foot and so on. But during the course of the war एक एक करके सारे रूल्स तोड़ दिए गए। By the time the Mahabharat war ended, all those rules which were made before the war started were all broken. तो लिहाजा देखिए, या आप जानती हैं, देखिए ये इंडियन पॉलिटिक्स जो है ये बड़ी, इसमें बहुत धांधलेबाजी होती है। इट इज पॉसिबल
कि इलेक्शन कमीशन बिकॉज आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन will be doing the as ordered by the BJP. किया है धांधलेबाजी की नहीं, I can't say. I'm not an expert. I have no idea. But it is possible. और होती है ये जब कांग्रेस पावर में थी तब नहीं, वो नहीं धांधलेबाजी करती थी क्या? सब जो पावर में आया वो करता है। नहीं, चुनाव आयुक्त के रोल पर और चुनाव आयोग के रोल पर आप क्या कहेंगे? ये कहने से तो बात नहीं बनती कि कांग्रेस भी धांधलेबाजी करती थी, तो अब हम बीजेपी से इस बात को क्यों पूछें? तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कहीं ना कहीं कि संस्थाओं से किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अरे भाई, सारे संस्था कॉम्प्रोमाइज हैं। अब मत पूछिए। अब ये इंडिया में ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव कोलैप्स्ड एंड बिकम हॉलो एंड एम्प्टी शेल्स। उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, तो लिहाजा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि धांधलेबाजी करी। मगर देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, एंड आई हैव नो मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड ऑल दैट। आई कैन नॉट से एनीथिंग। ऑल आई कैन से इज ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब आप इलेक्शन में आए, सब कुछ परमिटेड है, सब करते थे। कांग्रेस जब पावर में 50 साल इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत करी, क्या वो नहीं करती थे धांधलेबाजी? तमाम करते थे। तो जो आता है पावर में वो करेगा। यहाँ ये पॉलिटिक्स तो आपके हिसाब से नहीं, तो आपके हिसाब से क्या पत्रकारों को सवाल करने बंद कर देने चाहिए चुनाव आयोग से कि भाई ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इलेक्शन एक वॉर है, आप जो कर रहे हैं ठीक है, हम सवाल नहीं पूछते? फिर भाई आप पूछिए, मगर सवाल है कि व्हाट इज योर मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग? कैसे आप कहते असर्शन करिए कि धांधलेबाजी को भी लाया जा रहा है ना सर। नहीं, तथ्यों को भी लाया जा रहा है। अभी हरियाणा के चुनाव में ये बोला जा रहा है कि भाई बीजेपी जहां जहां जीती है वहां पर 99% ईवीएम्स चार्ज मिली हैं, और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बीजेपी ने वहां पर ब्रीच किया है और कांग्रेस को हरा दिया है। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई जादू की छड़ी उन्होंने वहां पर चला दी थी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम्स में छेड़छाड़ के एक नहीं कई सबूत अब आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट्स भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वीवीपैट वेरिफिकेशन के लिए भी कोर्ट तैयार नहीं हुआ। तो आप अदालत का भी रुख देखिए कि अदालत भी बहुत ज्यादा चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करने से डरता है। तो उसकी कोई तो वजह होगी जस्टिस कार्ड, जो आप एट अ हाइंडसाइड इफ यू लुक एट व्हाट कुड बी द रीजन, आपके हिसाब से क्या है वो कारण? देखिए, मैंने कहा कि हमारी जुडिशरी भी कोई बहुत 100% अपराइट नहीं है। जुडिशरी में भी बड़ी गड़बड़ियां आई हैं। आपको याद होगा, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण ने यहाँ तक किया कि एक एफिडेविट दिया था शायद 2009 में सुप्रीम कोर्ट में कि हाफ द प्रीवियस 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर करप्ट। ये 2009 में दिया था शांति भूषण ने एफिडेविट इन द Supreme Court, and he gave the names of those whom he regarded to be. He said half the previous 16 Chief Justices of India were corrupt. About 2 we cannot be sure whether they were corrupt or not, but 6 were honest. So the majority were corrupt, and this is talking about Chief Justice of India. तो लिहाजा गड़बड़ियां, आई एम नॉट सेइंग ऑल जजेस आर करप्ट, अपराइट जजेस आल्सो, मगर सब तरफ गड़बड़ियां आ गई हैं। सारे इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं बिल्कुल। इन्हें आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम अ स्केयरक्रो। कहने को तो जुडिशरी शुड बी इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट एंड इलेक्शन कमीशन शुड बी इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट, ये सब थ्योरी बाजी है। हकीकत कुछ और है, इन प्रैक्टिस कुछ और है। एवरीबॉडी नोज इट। तो अच्छा किया है इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी की नहीं, मैं नहीं बता सकता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट इट इज पॉसिबल। आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए हैं, संविधान को कोई कुछ समझता नहीं है, तो फिर देश में लोकतंत्र है या नहीं है, या फिर ये सब बकवास की बातें हैं जो हम लोकतंत्र की बातें करते रहते हैं आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। 90% लोग जब वोट डालने जाते हैं, 90%, आई एम नॉट सेइंग 100%, वो नहीं देखते हैं उम्मीदवार अच्छा आदमी है कि बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं। दैट इज व्हाई यू हैव सो मेनी क्रिमिनल्स इन पार्लियामेंट। फूलन देवी जो बड़ी भारी यानी मैस मर्डरर, कितने लोगों को मार डाला उसने, शी शॉट देम, शी वाज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट बिकॉज शी बिलोंग टू द बैकवर्ड कास्ट। आपकी जात देखी जाती है, मेरिट नहीं देखा जाता है। तो यहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ?
आप लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी आप लोग इंडिया में लगता नहीं रह रहे हैं। जो पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, ये लोग हिंदुस्तान में नहीं रहे। आप नीलू व्यास बैठी है वॉशिंगटन में, जो सबके आंख के सामने दिखाई दे रहा है। ये यहाँ कोई लोकतंत्र है कि आप वोटर सर 90% आंखों से से तो सब कुछ दिख रहा है। नहीं नहीं, आंखों से अरे सब कुछ दिख रहा है, सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिलते, इसीलिए जस्टिस काटजू को जवाब आ पकड़ रहा लेते है। हैं। कम से नहीं, कम मैं कुछ तो जवाब जवाब दे रहा मिलेगा। हूँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये देखिए, जवाब ये है कि ये तो बड़ा आपके जवाब में आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल नाम के लिए है, संविधान केवल नाम के लिए है, अदालत केवल नाम के लिए है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नाम के लिए है। आपका संविधान का जो उद्देश्य है वो है जनता को बेवकूफ बनाना, कि जनता राजा है, जनता हुकूमत कर रही है, जबकि हकीकत है कि हैंडफुल ऑफ क्रुक्स आर रूलिंग द कंट्री। The constitution says there's democracy, and democracy means rule by the people, जो इब्राहिम नहीं, लिंकन ने लेकिन कहा। जस्टिस तो काटजू, क्या रूल बाय आप तो पीपल? खुद एक जज रहे हैं। जस्टिस काटजू, आपकी बात लोग सुनेंगे तो वो कहेंगे कि ये कैसी बातें जस्टिस काटजू कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि संविधान का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, मैं सुन लीजिएगा मेरा एक सवाल, फिर मैं, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि संविधान को लोग बाइबल मानते हैं, संविधान के हिसाब से देश चलता है, और आप ये कह रहे हैं कि संविधान नाम के वास्ते है, बेकार की बात है। आप मुझे भी तो सुनिए ना। देखिए, जी। संविधान में लिखा है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, है। और डेमोक्रेसी मीन रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जो इब्राहिम लिंकन ने परिभाषा दी थी। मगर हकीकत क्या है? इट इज नॉट रूल बाय द पीपल, इट इज रूल बाय अ हैंडफुल ऑफ क्रुक्स। एवरीबॉडी नोज इट। क्या आम गरीब आदमी हुकूमत कर रहा है हिंदुस्तान पे? इज ही द रूलर ऑफ इंडिया? तो ये जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। संविधान का उद्देश्य जो है वो है जनता को बेवकूफ बनाना, कि तुम लोग हुकूमत कर रहे हो, तुम लोग राजा हो, तुम लिहाजा ऐसी चलने दो। जबकि हकीकत है कि हैंडफुल ऑफ बिग पॉलिटिशियंस एंड बिग बिजनेसमैन, दे आर द रूलर्स, लूट रहे हैं देश को। तो ये हम सच ना, क्योंकि जज रहे हैं तो हम सच ना बोले। नीलू व्यास नहीं चाहती आप है कि जो बिल्कुल जजेस हैं वो सच ना बोले। नहीं नहीं, यही सर, आपका मतलब मैं है। ये क्यों चाहूंगी? आप अपने व्यूज के लिए एंटाइटल्ड है, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि आप ना बोले। और अगर मैं ऐसा ही सोचती तो मैं फिर आपका इंटरव्यू क्यों करती बार बार? तो मैं तो तो आपको कॉल करके पूछती हूँ कि जस्टिस काटजू, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दिस इशू, एंड देन आई स्पीक अरे टू यू। भाई, अरे भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ लोकतंत्र नाम का लोकतंत्र है। ये है, इट इज ऑल कास्ट एंड रिलीजन वोट बैंक्स। यही यहाँ की पॉलिटिक्स इज नथिंग बट कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक। 90% लोग जो वोट देने जाते तो हैं। आपको क्या लगता है जस्टिस काटजू कि हमारे देश में संविधान की जरूरत है, अदालत की जरूरत है? हमारे देश में बगावत, रेवोल्यूशन की जरूरत है। ये संविधान से नहीं काम चलेगा। ये संविधान का इट हैज एग्जॉस्टेड इटसेल्फ। This constitution has exhausted itself. Now it is only befooling the people that people, you are the rulers. Don't stage a revolution. सर आपने कहा तुम कि ऐसे, बगावत चाहिए, तो ये तो हाँ। तुरंत मोदी जी और शाह साहब कहने लगेंगे अरे ये तो देशद्रोही बातें कर रहे हैं ये दोनों बैठकर। आप जैसी कहेंगे कि संविधान नहीं, बगावत चाहिए देश में, तो तुरंत आपकी और मेरी बगावत ये, ट्रोलिंग हो जाएगी। ट्रोल किया जाएगा देखिए, ये बोल जब के ये दोनों एंटी नेशनल है। भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था कि 1775 से 1781 में, लेड बाय हम्म। जॉर्ज वॉशिंगटन एंड थॉमस जेफरसन। तो वो क्या देशद्रोही लोग थे? वो हम्म। जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन देशद्रोही? या हम्म। इंग्लैंड में ओलिवर क्रोमवेल ने किंग को हटाया तो वो देशद्रोही था? या नहीं, वो फ्रेंच एग्जाम्पल्स रेवोल्यूशन? आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि उन देशों में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद बहुत चेंजेस आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। लेकिन हमारे देश में जब भी हम किसी बगावत की या कोई सवाल हम पूछने लगते हैं, तो मोदी और शाह साहब और बीजेपी की ट्रोल आर्मी आपको एंटी नेशनल बताती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए भी तो हम प्रिपेयर्ड हो मोदी जाएं। और मोदी और शाह एंटी नेशनल है। मोदी और शाह का काम है कि हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाना। यही इनका हम्म। काम है। और जो नफरत हम्म। फैलाता है कि वो देशद्रोही नहीं है। वही हम्म। ये लोग देशद्रोही हैं जो नफरत फैलाते हैं समाज हम्म। में, मजहब और जात के नाम पे। सारे पॉलिटिशियन हमारे, ये लोग जी। देशद्रोही सारे। मैं सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं करता हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, नफरत फैलाते हैं अपने वोट बैंक्स के लिए। इनको कोई देश से प्रेम नहीं है, कोई देश। जी। ये वोट बैंक चाहिए चाहे देश जहन्नुम में जाए। ठीक है। they want power and money, that is all they want.
सर अब दूसरे एक मसले पर बात करते हैं और वो मसला है इंडिया और कनाडा के जो खराब होते हुए रिश्ते हैं। और कुछ चीजें सामने आई हैं जो हरदीप सिंह निजार जो कि खालिस्तानी लीडर था, उसकी पिछले साल वहां पर मर्डर हो गया, उसके बाद 4 लोगों को पकड़ा गया और अब वो लोग, कनाडा की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है, अब उस पर केस चलेगा। लेकिन इसी बीच अब दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है, एक्सपेल कर दिया है दोनों देशों ने। उसके बाद कनाडा की पुलिस ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल नई दिल्ली की केंद्र सरकार बैठकर कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर आती है जिसमें कि मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वेरीफाइड है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट एक दुनिया का नामी गिरामी अखबार है और अगर वो गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर ये कह रहा है कि इस तरीके के एक्टिविटीज में इन लोगों का हाथ पाया जा सकता है, अननेम्ड रॉ ऑफिशियल का नाम आ रहा है, एक सिंगापुर में बैठी हुई बैठक का जिक्र उसमें किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में केंद्र सरकार क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है, या फिर ये जो जस्टिन ट्रूडो के दावे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बेतुकी बातें जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं? देखिए, ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने एलिगेशन हमारी हमारी गवर्नमेंट पे लगाया है, ये सही है या गलत है, इसके लिए एक इम्पार्शल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब आई कांट से आई हैव नो आइडिया, ये एलिगेशन लग रहे हैं, मगर दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सम न्यूट्रल इम्पार्शल बॉडी। वो कोई इंटरनेशनल बॉडी हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, या कुछ सम न्यूट्रल एंड इम्पार्शल बॉडी should be allowed by both India and Canada to investigate into these allegations. तो लेकिन that way जिस हम लोग को भी कहना चाहिए, इंडिया को भी कहना चाहिए कि we are prepared for an investigation by some independent, neutral and impartial body. नहीं, वो उससे आपका हमारी कहना bona fide ठीक है। भारत नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भारत को तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन आप भारत की सरकार का रुख भी तो देखिए, उन्होंने तो कंप्लीटली डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा ये सब बेतुकी बातें हैं, बेतुके बेबुनियाद आरोप जबरदस्ती के लगा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। तो उस पर क्या कहेंगे? शुड वी बी सो डिसमिसिव? शुड वी बी नॉट ओपन टू इन्वेस्टिगेशंस? और ये सरकार पे तो बात आएगी और लोग ये कह रहे हैं कि बताइए आपने एम्बेसडर्स को, जो डिप्लोमैट्स हैं वहां पर पोस्टेड थे, उनको आपने पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वो भी संलिप्त हैं उस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो ये तो कुछ ज्यादा कुछ बोल गए शायद जस्टिन ट्रूडो, या फिर जो कनाडा की पुलिस है कुछ ज्यादा ही इस तरीके के कड़े आरोप लगा रही है। तो ऐसे में सरकार को क्या रुख अपनाना चाहिए? डिसमिसिव होना चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि भाई हम जांच के लिए तैयार है, जो आप बात कह रहे हैं? we should not be dismissive. We should say that we are prepared for an investigation by a neutral, impartial body which has a reputation of being fair. ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी है, we are prepared to go before the body, that body should investigate. ये एटीट्यूड होना चाहिए, not by just dismissing it, क्योंकि डिसमिस करने से कुछ होगा नहीं। सरकार, जो मोदी सरकार है, उसने तो आउटराइटली उन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये सब बेबुनियाद बातें, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये सब नहीं होता। अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है, आपके साथ ये दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड इज नॉट करेक्ट। जब कैनेडियन गवर्नमेंट सीरियस एलिगेशन लगा रही है तो आप बस जस्ट डिसमिस कर दें, इससे तो काम चलेगा नहीं। बेटर होता कि हमारी गवर्नमेंट कहती कि ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है, लेट दिस बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इम्पार्शियल न्यूट्रल बॉडी which has a reputation of being fairness. We are prepared to go before that body and let both sides be heard. ये बेटर जस्टिस ये तो बहुत नहीं, ये जो आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो तो बहुत यूटोपियन है कि भाई एक इम्पार्शियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए एक न्यूट्रल बॉडी द्वारा, लेकिन ना भारत उसके लिए तैयार है और ना भी इसको लेकर कोई निर्णय लिया गया कि भाई वो न्यूट्रल बॉडी कौन सी होगी। अभी तो ये देखा जा रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो 5 आइज की कंट्रीज हैं, अब उन्हीं में सब में ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कनाडा सारे देशों से बात करके और भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक साजिश है ये भारत के खिलाफ। मैंने कहा कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या सम अदर इंटरनेशनल रिप्यूटेड बॉडी है, उनसे इंडियन गवर्नमेंट कहे कि साहब आप इन्वेस्टिगेट करिए, ये हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहा है। वी आर ऑफ कोर्स डिनाइंग इट, बट बिकॉज इट इज एलिगेशन इज बीइंग मेड बाय अनदर
government, Canadian government, all right, we are prepared that let the matter be investigated. देखिए ये एटीट्यूड होती तो मैटर खत्म हो जाता, द मैटर वुड हैव डाइड आउट। अदरवाइज ये और बढ़ता चलेगा, आप सिर्फ डिनाई करते चले, वो असर्ट करते चले, इससे क्या होगा बताइए। अब बताइए, हमारी इतने अच्छे ट्रेड रिलेशन है कनाडा से, बहुत ट्रेड होती है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, अब वो उसमें बाधा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इफ दिस डिस्प्यूट कैरीज ऑन एंड इन फैक्ट एक्सपैंड्स, तो हमारा ट्रेड में इकोनॉमिक नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्या फायदा? आप कह दें, अगर देखिए आपका, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अगर आपका साफ है, आपका मन साफ है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, then why are you reluctant to go before an independent neutral body for investigation? अगर आप बिलीव करते हैं कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी है, then you should say कि इन्वेस्टिगेट करिए, क्या दिक्कत है भाई? But investigate by a neutral and impartial body. It should not investigate by anybody. Some body which has credentials, which has a reputation of being fair. उससे आप कह दें, क्या दिक्कत, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन अगर दिक्कत नहीं, कुछ तो दिक्कत होगी, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार ना होकर डिसमिस कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में दाल में कुछ काला है? हो सकता है वॉशिंगटन पोस्ट जो लिख रहा है वो सही हो। भाई मुझे नहीं मालूम, मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ बैठा हूँ अपने फ्लैट में नोएडा में, आप दाल में काला है कि गोरा है कि क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं इतना कह रहा हूँ कि एक सीरियस एलिगेशन लग रहा है बाय कंट्री लाइक कनाडा, विच इज नॉट अ ऑर्डिनरी कंट्री, इट्स अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। वो लगा रहे हैं एलिगेशन। आपका अगर दामन साफ है, आपका दामन साफ है, तो आप क्या दिक्कत है ये कहने में कि ठीक है, लेट दिस मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल बॉडी, वी आर प्रिपेयर्ड। बेस्ट यही एटीट्यूड होती। आप कह रहे नहीं डिसमिस हर चीज को डिसमिस, ये क्या तरीका है? ये तो बच्चों का तरीका है कि हम नहीं मानेंगे। चलिए, अब देखना होगा कि इस इशू को कैसे भारत आगे लेकर बढ़ता है, लेकिन इसको लेकर काफी टेंशन हो गया है दोनों देशों में, और राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है दोनों देशों के बीच में, और तमाम तरीके के एलिगेशंस इंटरनेशनल अखबारों ने भी लिखने शुरू कर दिए हैं। तो देखना होगा किस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इस क्राइसिस को कैसे निपटेगी भारत और कनाडा दोनों देश मिलकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस काटजू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।